जनूबी अटलांटिक के गहरे नीले समंदर पर एक भारी शिप लहरों को चीरता हुआ बढ़ रहा था। उस पर एक एक्सप्लोरर टीम मौजूद थी जो हुकूमत के एक खुफिया मिशन पर रवाना थी। उनमें एक नौजवान मौसम शनास ईथन वॉकर भी शामिल था, जो मौसम के बदलते रुझानात को नोट करता और समंदरी तूफानों की पेशगोई करता था। सरकार ने उसे इस मुहिम पर इसलिए भेजा था ताकि वो समंदर के बीच वाक़े एक पुराने पुरअसरार जजीरे फॉल्कनर आइलैंड का मौसम 1 साल तक मॉनिटर करे। एथन का काम था 1 साल तक जजीरे पर रहना, मौसमी डेटा जमा करना और फिर वापस आना। इस मिशन के लिए उसे 1 साल का खाना, हथियार, ईंधन और तमाम जरूरी साजो सामान दे दिया गया था। कई दिन के सफर के बाद आखिरकार जब उनका जहाज इस जजीरे के करीब पहुंचा तो मंजर ने सबको खामोश कर दिया। ये जजीरा किसी ख्वाब या डरावने अफसाने की तरह लगता था। चारों तरफ उदासी की नमी, टूटी चट्टानें और ऊपर एक पुराना लाइट हाउस जो जैसे वक्त के साथ खुद जंग आलूद हो गया हो। वहां पर एक छोटा सा घर भी था जहां पहले एक और ऑफिसर रॉबर्ट मैसन रहा करता था, लेकिन जैसे ही टीम ने उस घर का दरवाजा खोला, हर कोई सुन रह गया। अंदर इंसान का कोई निशान नहीं था। फर्नीचर बिखरा हुआ, बिस्तर अधड़ा और दीवारों पर खराशें। कैप्टन रीड ने एथन की तरफ देखा और बोला, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, शायद वो लाइट हाउस में हो। वो दोनों बगैर वक्त जाया किए लाइट हाउस की तरफ बढ़े, मगर जब वो करीब पहुंचे तो एक अजीब मंजर उनके सामने था। पूरा लाइट हाउस नोकीली लकड़ियों और कांटों से घिरा हुआ था। कप्तान ने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। फिर दोनों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। अंदर हल्की रोशनी थी। एक कोने में एक अजनबी शख्स खड़ा था, सख्त चेहरे, उलझे बाल और आंखों में अजीब वहशत। उसने खुद को मैसन ग्रूनर बताया। जब कप्तान ने उससे पुराने वीडर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा तो वो बोला, वो मर गया, समंदर में गया था, कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर एथन और कप्तान दोनों चौंक गए। महसूस हो रहा था कि मैसन कुछ छुपा रहा है। कप्तान ने एथन से कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ वापस जा सकते हो, ये जगह महफूज नहीं लगती। मगर एथन ये इनकार कर दिया, मैं यहाँ आया हूँ तो ये काम मुकम्मल करके ही जाऊंगा। अगर ये डेटा सही निकला तो मुझे अच्छी रकम मिलेगी। कप्तान ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना, ये जजीरा आम नहीं लगता। ये कहकर उसने एथन को एक गन दी, खुद को महफूज रखना, और जहाज वापस रवाना हो गया। रात ढलते ही एथन ने घर को थोड़ा सेट किया, बिस्तर ठीक किया और सामान तरतीब देने लगा। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी दराज पर पड़ी जिसमें एक फटी पुरानी डायरी रखी थी। ये रॉबर्ट मैसन की डायरी थी। डायरी के सफ़हात में अजीब कहानियां लिखी थीं, जजीरे के मौसम, तूफान और कुछ अनदेखे मखलूकाती वजूद के बारे में। एथन ने गौर से पढ़ा। कुछ जुमले अधूरे थे। वो आते हैं रात में, पानी से निकलकर लाइट से नफरत करते हैं। साथ में उसने अजीब व गरीब क्रीचर्स के खाके भी बनाए हुए थे। एथन ने खुद से कहा, शायद वो अकेला था, बोर हो गया होगा, बस तखय्युल में कुछ लिख दिया होगा। डायरी के एक सफ़े पर एक औरत की तस्वीर चिपकी थी, मेरी बीवी सोफिया। एथन ने वो सफ़ा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। समंदर की लहरों की आवाज़ आ रही थी, मगर इन लहरों में कोई अजीब सरगोशी भी छुपी थी। वो सोचों में खोया, आहिस्ता आहिस्ता नींद में डूब गया। सुबह जब एथन की आंख खुली तो आसमान पर हल्के बादल तीर रहे थे। एथन ने अपनी डायरी खोली और पहला नोट लिखा, दर्जा हरारत 17 डिग्री, हवा की रफ्तार 12 नॉट। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा है। उसने नाश्ता किया और अपने आलात के साथ समंदर के करीब चला गया ताकि रोजाना का मौसमी डाटा जमा कर सके। लेकिन जब वो चट्टानों के करीब पहुंचा तो उसके कदम अचानक रुक गए। रेत पर कुछ पत्थरों के दायरे बने हुए थे, जिनके दरमियान सीपियां और छोटे पत्थर किसी खास तरतीब से रखे थे, जैसे किसी रस्म या निशान की तरह। एथन ने सोचा, शायद ये सब मैसन ग्रूनर की हरकत हो। दोपहर को जब उसने दूरबीन उठाकर लाइट हाउस की तरफ देखा तो लम्हे भर के लिए उसकी सांस रुक गई। उसने मैसन के साथ एक और शख्स को खड़े देखा, मगर अगले ही लम्हे वो मंजर गायब हो गया। एथन ने दोबारा दूरबीन लगाई, मगर वहां सिर्फ मैसन अकेला मौजूद था।
दिल में एक सनसनी कौड़ गई। क्या ये मेरा वहम है? उसने खुद से कहा। एथन मेज पर बैठा अपने नोट्स लिख रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक गया। मैसन, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। कौन है? खामोशी। उसने चिराग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दस्तक दोबारा हुई, इस बार थोड़ी जोर से। अचानक नीचे से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई फिसलता हुआ हाथ लकड़ी पर रगड़ रहा हो। एथन के कदम जम गए। उसने चिराग नीचे किया। दरवाजे के नीचे से एक स्याह लंबी उंगलियों वाला हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो इंसानी हाथ नहीं था। इथन के जिस्म में झरझरी दौड़ गई। वो फौरन पीछे हटा और भागकर बेसमेंट में जा छुपा। ऊपर से आवाजें आ रही थीं, लकड़ी टूटने की, सांसों की और किसी घिसने की आवाज। उसने बेसमेंट की दीवार में एक छोटी दरार से झांक कर देखा। इथन चंद लम्हे वहीं बैठा रहा, पसीना उसके माथे से टपक रहा था। फिर आहिस्ता से ऊपर आया। घर बिल्कुल खाली था, मगर दरवाजा टूट चुका था। उस रात इथन को जरा नींद न आई। उसने डायरी उठाई, रॉबर्ट के लिखे हुए अल्फाज दोबारा पढ़े। वो आते हैं रात में, पानी से निकलकर रोशनी से नफरत करते हैं। अब सब वाज़े हो गया था। डायरी में लिखा हर लफ्ज सच था। सुबह हुई तो सूरज की हल्की रोशनी रेत पर फैल चुकी थी। इथन ने बाहर जाकर देखा। रेत पर पांव के निशानात थे, मगर वो इंसानी नहीं थे। लंबे, झिल्लीदार और समंदर की तरफ जा रहे थे। इथन के जहन में एक ही ख्याल गूंजा। इसीलिए मेसन ने अपने लाइट हाउस के गिर्द नोकीली लकड़ियां लगा रखी हैं। यहां सिर्फ इंसान नहीं रहते। अब उसने फैसला किया कि वो खुद को महफूज करेगा। वो घर वापस आया, लकड़ी के तख्ते जमा किए, खिड़कियां बंद कीं और दरवाजे के बाहर नोकीले बांस गाड़ दिए। फिर उसने पुरानी किताबें, अखबार और तेल इकट्ठा किया। अगर वो मखलूक दोबारा आई तो वो आग जलाकर उसे भगा देगा। रात ढल रही थी। इथन ने वो पुराना बंदूक वाला बॉक्स खोला जो उसे मेज के नीचे मिला था। अंदर एक पिस्तौल और कई गोलियां रखी थीं। वो थोड़ा मुतमईन हुआ। अब कम से कम मैं बेबस नहीं हूं। मगर वो ये नहीं जानता था कि उस रात समंदर की गहराइयों में कई आंखें उसके घर की तरफ उठ चुकी थीं और ये तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। आसमान पर बादलों की मोटी तह थी और समंदर के नीचे से किसी अनजानी हरकत की आवाज आ रही थी। इथन हाथ में बंदूक लिए कमरे के एक कोने में बैठा हुआ था। चिराग की हल्की रोशनी दीवार पर लर्ज रही थी और हर साया उसे किसी खतरे की झलक महसूस करवा रहा था। अचानक एक हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे किसी ने पानी के अंदर से भारी सांस ली हो। फिर कुछ लम्हों बाद खिड़की के बाहर एक चमकती हुई आंख नमूदार हुई। इथन ने बंदूक मजबूती से थाम ली। फिर एक जोरदार धचका लगा, दरवाजा हिला, दूसरा धचका, तीसरा और फिर एक तेज चीख। दरवाजा टूट गया। समंदर के पानी से तर खौफनाक चमकदार जिस्म वाली वही मखलूकात घर के अंदर घुस आईं। उनके हाथ झिल्लीदार, दांत तेज और जिस्म से मछली जैसी बू उठ रही थी। इथन ने बगैर सोचे समझे फायर खोल दिया। पहली गोली एक के सीने में लगी, दूसरी ने दूसरे को गिरा दिया। घर में गोलियों की आवाज गूंजने लगी, मगर ये आवाज उनके लिए डर नहीं, गुस्से की वजह बन गई। वो सब मजीद वहशी हो गए। कमरे की दीवारें फटने लगीं, खिड़कियां टूटने लगीं। इथन ने जल्दी से दरवाजे के बाहर रखे पुराने अखबारों पर तेल छिड़का और माचिस जला दी। पलक झपकते ही आग भड़क उठी। आग की लाली उन मखलूकात की जल्द पर पड़ी तो वो चीखने लगीं। उनकी चीखों में दर्द, गुस्सा और नफरत की मिलीजुली गूंज थी। वो पीछे हट गईं, मगर अब आग घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। रेत में हवा के जोर से शोले और बुलंद हो गए। इथन ने जल्दी से एक कंबल अपने गिर्द लपेटा और बाहर भाग निकला। बारिश की हल्की बूंदें पड़ना शुरू हो गई थीं, मगर आग की तपिश अब भी महसूस हो रही थी। वो सीधा लाइट हाउस की तरफ दौड़ा, मगर मेसन ग्रोनर ने ऊपर से चीख कर कहा, पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। इथन ने इल्तिजा की, मेसन, वो मखलूकात वापस आ सकती हैं। मगर ग्रोनर का चेहरा सख्त और आंखें खाली थीं। उसने ऊपर से एक बाल्टी पानी फेंकी, जैसे किसी नापसंदीदा शख्स को भगाने के लिए।
ये तुम्हारी गलती है एथन, तुम्हें शिप के साथ वापस जाना चाहिए था। एथन थक हार कर एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। बारिश तेज हो गई और आग बुझने लगी, मगर घर का ज्यादा हिस्सा जलकर राख हो चुका था। उसकी आंखों में नमी आ गई। अगर जीना है तो मुझे खुद लाइट हाउस में दाखिल होना होगा। वो दोपहर तक छुपकर लाइट हाउस के करीब पहुंच गया। मेसन नीचे आया ताकि पानी के बर्तन भर सके। एथन पत्थरों के पीछे से उस पर नजर रखे हुए था। जैसे ही मौका मिला वो चुपके से पीछे आया, मगर अचानक एक छाया उसके सामने आ गई। एक मखलूक जो बाकियों से मुख्तलिफ थी, छोटी मगर ज्यादा ताकतवर। इसने इथन पर हमला किया, मगर इथन ने बंदूक संभाली और गोली चलाने ही वाला था कि मेसन चीखा, रुक जाओ, मत मारो, ये मेरी है। एथन रुक गया, हैरत से पूछा, क्या मतलब तुम्हारी? मेसन आगे बढ़ा, उस मखलूक के कंधे पर हाथ रखा जैसे वो उसे जानता हो। ये मेरा पालतू है, मैंने इसकी जान बचाई थी, ये मेरी हिफाजत करती है। एथन हैरान रह गया, ये तुम्हारा मुहाफिज है या तुम्हारा कैदी? मेसन ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर तुम यहां रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे उसूलों पर जीना होगा। तुम्हारे पास खाना है, बारूद है, तुम्हें इसके बदले लाइट हाउस में रहने दूंगा, वरना अगली रात तुम जिंदा नहीं बचोगे। एथन के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने हथियार नीचे रख दिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दोनों शाम होने से पहले वापस लाइट हाउस लौटे। नीचे खामोशी थी, ऊपर से समंदर की आवाज। एथन ने आखिरी बार जजीरे की तरफ देखा। सूरज डूब रहा था, मगर उसके दिल में खौफ नहीं, तजस्सुस था। आज रात वो पहली बार इन समुद्री मखलूकात के करीब होगा, और उसे नहीं मालूम था कि ये सिर्फ एक रात की लड़ाई नहीं, बल्कि जिंदगी और होश की जंग बनने वाली है। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। समंदर की लहरें जोरों पर थीं, जैसे किसी तूफान की आमद का ऐलान कर रही हों। एथन अब मेसन ग्रूनर के साथ लाइट हाउस के अंदर था। लाइट हाउस की ऊंची सीढ़ियों पर समुद्री हवा गूंज रही थी और दीवारों पर लटकी पुरानी लालटेनों की रोशनी एक डरावनी लर्जिश पैदा कर रही थी। एथन ने पहली बार लाइट हाउस को करीब से देखा। दीवारों पर अजीब नक्श, दरवाजों के पीछे लगी हड्डियों के निशानात और फर्श पर मछली के तराजू बिखरे हुए थे। एक तरफ वही मखलूक बैठी थी, छोटी, नीली जिल्द वाली, आंखों में नमी लिए। मेसन ने कहा, यह मेरी मददगार है, इसका नाम एनारियस है, मैंने इसे बचाया था। एथन ने हैरत से पूछा, यह तुम्हारी गुलाम है या दोस्त? मेसन ने सर्द लहजे में जवाब दिया, दोस्त नहीं, ये मेरा हुक्म मानती है और यही बेहतर है। उसके लहजे में ताकत, काबू और एक अजीब दीवानगी थी। रात गुजरती गई। बाहर समंदर में बिजली चमक रही थी। मेसन ने एथन को कहा, आज रात वो वापस आएंगे, तैयार रहो, तुम्हें लड़ना सीखना होगा। एथन ने बंदूक संभाली। अनारियस एक कोने में छुपी थी, उसके चेहरे पर खौफ और दर्द के आसार थे। कुछ ही देर में समंदर के शोर में घूरने जैसी आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों मखलूकात पानी से निकलकर रेत पर कदम रख रही हों। मेसन ने चीख कर कहा, ये हमारे दुश्मन हैं, इन्हें खत्म करो। फिर उसने लाइट हाउस की लाइट्स बंद कर दीं। चंद लम्हे बाद एक जोरदार धमाके जैसा शोर हुआ। लाइट हाउस के दरवाजे पर हमला शुरू हो चुका था। एथन ने गोलियां चलाईं, मखलूकात चीखें, मगर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पानी के कतरों के साथ खून की बूंदें फर्श पर गिरने लगीं। एथन का दिल तेज धड़क रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये मखलूकात सिर्फ दरिंदे नहीं, वो अपनी किसी चीज को वापस लेने आई हैं। लेकिन मेसन चीखता रहा, मार दो सबको, रोशनी मत जलाना। लड़ाई घंटों जारी रही। सुबह जब रोशनी फैली तो साहिल खून से लाल था। दर्जनों मखलूकात मुर्दा हालत में पड़ी थीं। अनारियस दीवार से टेक लगाए बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। एथन ने उसे देखा, क्या तुम उन जैसी हो? अनारियस ने कुछ न कहा, बस सर झुका लिया। मेसन ने कहकहा लगाया, हाँ, वो इन्हीं में से एक है। मैंने इसे अपने जाल में फंसाया था, मैंने उसकी जान बचाई और अब ये मेरी है। उसके लहजे में एक खौफनाक गुरूर था। एथन ने देखा कि मेसन उस पर चीख रहा था, उसके बाजू पकड़कर उसे दीवार से टकरा रहा था। तुम मेरी हो, समझी? तुम इन्हीं जैसे गंदे जानवरों में से हो, मगर मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा। एथन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। बस करो मेसन। मगर मेसन ने गुस्से से पलटकर कहा, यही जिंदगी है यहाँ एथन, या तुम इन पर हुकूमत करो या वो तुम्हें मार डालेंगे। रात गुजर गई। सुबह जब एथन जागा तो अनारियस उसके जख्मों पर मरहम लगा रही थी। ये वही हाथ थे जिन्होंने कभी उस पर हमला किया था और आज वो उसे बचा रहे थे।
उसने पहली बार निर्म लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्यों रहती हो? तुम जा क्यों नहीं जाती? अनारियस ने आहिस्ता कहा, मैं कैद में नहीं, वादे में हूं। उसने मेरी जान बचाई थी, मैं इस जजीरे से नहीं जा सकती। एथन ने उसके चेहरे की तरफ देखा। आंखों में इंसानियत थी, दर्द था और एक अजीब खामोश मोहब्बत। तब उसे एहसास हुआ कि शायद ये मखलूक दुश्मन नहीं, बस गलत समझी गई रूहें हैं। इसी दिन से एथन का दिल बदलने लगा। अब वो अनारियस को सिर्फ एक क्रिएचर नहीं समझता था, वो उसके दुख को महसूस करने लगा। मगर मेसन को यह तब्दीली बर्दाश्त नहीं थी। वो हर दिन उसके साथ ज्यादा सख्त होता जा रहा था और हर रात वो लाइट हाउस की छत पर खड़ा होकर चीखता, मैं इस जजीरे का बादशाह हूं, कोई मुझसे कुछ नहीं छीन सकता। एथन ने पहली बार सोचा, शायद यहां सिर्फ समुद्री मखलूकात ही पागल हैं, शायद मेसन ग्रूनर खुद सबसे खतरनाक दरिंदा है। दिन अब आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगे थे। जजीरे पर सर्द हवाएं चल रही थीं और समंदर की लहरें हर सुबह लाइट हाउस की दीवारों से टकराकर गायब हो जाती थीं। एथन अब रोजाना मेसन के साथ काम करता, पानी भरना, लाइट हाउस की मशीनें साफ करना, ऊपर चढ़कर शीशे की मरम्मत करना। मगर उसके दिल में अब भी वही सवाल गूंजता था, ये मखलूकात हर रात क्यों आती हैं? जब वो मेसन किस नीचे चीज की गया हुआ तलाश में था, है? एथन ने लाइट हाउस के पिछले हिस्से का दरवाजा खोला। वहां एक छोटा सा कमरा था, अंधेरा, नम और दीवारों पर अजीब निशान। फर्श पर रस्सियों के टुकड़े, खराशें और टूटे शेल्स बिखरे थे। ऐसा लगता था जैसे यहां किसी को कैद में रखा गया हो। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वो पलटा। अनारियस वहां खड़ी थी। वो आहिस्ता बोली, ये वो जगह है जहां मैं कभी रहती थी। तुम नहीं समझोगे, इंसान नहीं समझ सकते। एथन ने कहा, मुझे समझने दो, तुम दुश्मन नहीं हो, है ना? अनारियस ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, हम दुश्मन नहीं, हम सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहते हैं। उस लम्हे एथन के दिल में एक अजब एहसास पैदा हुआ, एक खामोश दोस्ती, खौफ से ऊपर, नफरत से आगे। वो अब छुप छुप कर अनारियस से बात करने लगा। कभी वो उसे कहानियां सुनाती कि समंदर के नीचे उसकी दुनिया कैसी है, जहां पानी में रोशनी तैरती है और आवाजें बात करती हैं। और कभी एथन उसे जमीन के किस्से सुनाता, बर्फ, आसमान और शहर की रोशनियों के। मेसन को जल्द ही इस बदलाव का एहसास हो गया। एक रात जब एथन अनारियस को एक छोटी सी लकड़ी की टेनुई बोट दिखा रहा था जो उसने खुद बनाई थी, मेसन दरवाजे के पीछे से सब देख रहा था। उसके चेहरे पर नफरत की झलक आ गई। रात को जब वो ऊपर छत पर बैठे थे, मेसन ने सर्द लहजे में कहा, मुझे पसंद नहीं कि तुम उसके करीब जाओ। वो जानवर है, एक गुलाम। तुम भूल गए हो कि उसकी कौम ने तुम्हारे दोस्तों को मारा था। एथन ने जवाब दिया, शायद हमने पहले उन पर जुल्म किया, शायद वो सिर्फ अपनी जगह वापस चाहते थे। मेसन की आंखों में गुस्से की चमक आ गई। मैं यहाँ बादशाह हूँ एथन, याद रखना, यहाँ इंसान के कानून नहीं चलते, सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। उसने बंदूक की नाली मेज पर मारी और नीचे चला गया। एथन देर तक छत पर बैठा रहा। नीचे समंदर की लहरें टकरा रही थीं, मगर उनकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, गम था। अगली सुबह एथन ने अनारियस को लाइट हाउस के नीचे साहिल पर देखा। वो जख्मी थी, मगर चुपचाप बैठी समंदर को देख रही थी। एथन ने उसके पास जाकर जख्मों पर पट्टी बांधी। अनारियस ने कमजोर आवाज में कहा, वो मुझसे नफरत करता है क्योंकि वो तन्हा है। तुम जैसे लोग अकेले नहीं रह सकते, तुम पागल हो जाते हो। एथन ने उसकी तरफ देखा और लम्हा भर के लिए खामोश हो गया। शायद तुम ठीक कह रही हो, शायद मेसन अब इंसान नहीं रहा, सिर्फ तन्हाई का साया है। इसी दिन एथन ने फैसला किया कि वो अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। अब वो इस जजीरे के राज को समंदर की तह तक समझेगा। उसने अनारियस से वादा किया, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा, तुम्हारे लोगों को दोबारा कैद में नहीं रहने दूंगा। रात हुई तो जजीरे पर पहली बार मुकम्मल सुकून था। समंदर खामोश, हवाएं रुकी हुईं। एथन ने सोचा, शायद तूफान थम गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि तूफान हमेशा खामोशी के बाद ही आता है। सुबह का वक्त था। आसमान पर हल्के नीले बादल तैर रहे थे और समंदर गैर मामूली तौर पर पुरसुकून लग रहा था, जैसे वो खुद भी किसी राज को छुपा रहा हो। एथन साहिल पर खड़ा समंदर के बहाव को गौर से देख रहा था। कल रात के वाकयात ने उसे बदल दिया था। अब वो जानता था कि ये जजीरा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, ये एक जिंदा मखलूक की सल्तनत है।
उसने अनारियस को बुलाया और कहा, अगर हम वाकई इन सब से बचना चाहते हैं तो हमें नीचे जाना होगा, वहां जहां तुम्हारा जहान है। अनारियस ने हैरत से कहा, तुम इंसान हो, तुम नीचे जिंदा नहीं रह सकते, तुम्हारा जिस्म समंदर का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। एथन ने जवाब दिया, मेरे पास एक पुराना डाइविंग सूट है, वो शायद मेरा काम कर दे। इसी वक्त मेसन अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में शक और गुस्सा था। मैं सब सुन चुका हूं, तुम नीचे नहीं जाओगे। ये जजीरा छोड़ने की कोशिश मत करना एथन, यहां से निकलने की कोशिश करने वाले कभी वापस नहीं आते। एथन ने चुप रहकर सिर्फ एक बात कही, तो फिर तुम्हारा मकसद क्या है मेसन, सारी जिंदगी एक कैद में गुजारना? मेसन ने सर्द लहजे में कहा, ये कैद नहीं, मेरी सल्तनत है, मैं यहाँ बादशाह हूँ और तुम मेरा सिपाही। उसकी बात खत्म भी ना हुई थी कि अनारियस आगे बढ़ी, नहीं, तुम कैद के बादशाह हो और कैद हमेशा खत्म होती है। ये सुनकर मेसन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन एथन ने दरमियान में आकर कहा, मैं नीचे जाऊंगा, चाहे तुम रोको या नहीं। मेसन चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, अगर तुम्हें मरना ही है तो जाओ, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें वापस ऊपर नहीं खींचूंगा अगर तुम्हारा सांस टूट गया। शाम होते ही वो तीनों साहिल पर पहुंचे। हवा में नमी थी और लहरें भारी। एथन ने जंग आलूद डाइविंग सूट पहना, भारी, पुराना मगर महफूज। अनारियस ने उसके बाजू पर हाथ रखा, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। एथन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं लौटा तो हम सब आज़ाद होंगे। फिर वो पानी में उतरा। पहले चंद मीटर तक सिर्फ अंधेरा था, फिर नीचे जाते ही समंदर के नीले बदन में एक अजब चमक उभरी। चारों तरफ मछलियों के झुंड, टूटे जहाज के टुकड़े और मिट्टी में दफन हड्डियों के ढांचे। अचानक उसे एक बड़ा शिप नजर आया, पुराना, आधा टूटा हुआ। उसने टॉर्च रोशन की। अंदर बारूद के बक्स पड़े थे, RDX, डायनामाइट, गोलियां। एथन ने रेडियो पर सिग्नल भेजा, मेसन, मैंने बारूद ढूंढ लिया है। लेकिन ऊपर खामोशी थी, कोई जवाब नहीं आया। फिर एक हल्की सी हरकत, पीछे किसी ने पानी को काटा। एथन ने मुड़कर देखा, दो नन्हे मखलूकात जिनके जिस्म चमक रहे थे। वो बच्चों जैसे लग रहे थे। एथन ने खौफ के बजाय तजस्सुस से हाथ बढ़ाया।